जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की एक नई क्लास महाजनपद काल पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं उनसे अनुरोध है, विनती है कि कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी जो है ऑन कर लें ताकि नई वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मौर्य काल या महाजनपद काल। पूर्व मौर्य काल या महाजनपद काल, इसका समय पीरियड है, समय है 600 से 400 ईसा पूर्व तक। चलिए 600 बीसी में लोहे के प्रयोग से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। इनके 600 बीसी के आसपास क्या है, लोहे का बहुत तेजी से प्रयोग होने लगा और इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कृषि के क्षेत्र में। अब कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कैसे परिवर्तन आया? लोग बाग पहले लकड़ी के जो है हल चलाते थे, अब लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हल लगाने लगे, यानी कि लोहे की फाल लगाने लगे हल में। ठीक है, इससे और भी औजार आने लगे, फावड़ा आने लगा और जो है कुल्हाड़ी आ गई, तो बहुत सारी और चीजें आ गई जहां पत्थरों के इस्तेमाल होते हैं नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे जो है एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था ये, जिससे कबायली जीवन के स्थान पर अब स्थायी निवास की जीवन शैली का विकास हुआ। अब जो इधर उधर घूमने के बजाय क्या हुआ, अब व्यक्ति अपने जीवन एक ही स्थान पर बैठ कर रहा था। इससे क्षेत्रीय भावनाओं को जागृत कर जनपदों को जनपदों में परिवर्तन करे। अब क्या है, जो क्षेत्रीय भावना क्या जागृत हुई, जो जनपद छोटे छोटे हैं उनसे मिला के क्या कर दिया, एक महाजनपद के में बदल दिया गया। यह प्रक्रिया द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया। अगर पूछा जाएगा द्वितीय नगरीकरण क्या है या द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है, यानी कि छोटे छोटे जनपदों को लेकर जब एक महाजनपद बदला गया तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं उसको। अतः यह जनपद आकार में बड़े होते हैं गए और क्षेत्र विस्तार में अंतर्गत समाहित होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप महाजनपद का निर्माण हुआ। अगुंतर निकाय, महावस्तु अर्थात बौद्ध ग्रंथ और कुछ जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र महाजनपदों के बारे जानकारी के स्रोत है। अगर पूछा जाए कि जनपदों की जानकारी के स्रोत क्या क्या है, एक तो है अगुंतर निकाय, महावस्तु अर्थात बौद्ध धर्म ग्रंथ है, दूसरा जैन ग्रंथ है जिसमें भगवती सूत्र, ये क्या है जो महाजनपदों की जानकारी देते हैं। मगध ने एक साम्राज्य बनाने की प्रवृत्ति और क्षमता को प्रदर्शित किया। किसने? मगध ने। भारतीय इतिहास का यह काल जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे दार्शनिक विकास से प्रभावित और प्रेरित था। कौन सा? महाजनपद काल। नेक्स्ट है कि आर्थिक समृद्धि से शहरी केंद्र का विकास हुआ और सिक्कों का प्रथम प्रयोग भी इसी अवधि से प्रारंभ हुआ। यानी कि आर्थिक समृद्धि में शहरी केंद्रों का विकास, शहर बनने लगे और सिक्कों का प्रथम उपयोग भी इसी अवधि में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगर सिक्के का प्रयोग हुआ तो महाजनपद काल में, यानी 600 से 420 जो काल था इसमें क्या हुआ, सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले हुआ, जिन्हें आहत सिक्के भी या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। लौह औजारों को बड़े पैमाने पर उपयोग, कृषि का प्रसार और उत्तरी काले पालिशदार मदभांड इस समय की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगर कहा जाए कि महाजनपद काल की मुख्य विशेषता क्या रही, तो कृषि के प्रचार प्रसार का और उत्तरी काले पॉलिशदार मदभांड मिट्टी के बर्तन थे, इनका जो महत्वपूर्ण विशेषता रही थी। इस अवधि के दौरान ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। तो किस लिपि का विकास हुआ? ब्राह्मी लिपि का। आर्थिक समृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। आर्थिक समृद्धि बढ़ती तो क्षेत्रों का भी विकास होने लगा, शहरी क्षेत्र भी बढ़ने लगे। कर व्यवस्था से राज्यों की संपत्ति में वृद्धि हुई। किसमें? यानी कि कर व्यवस्था से, जब कर जो राजा महाराजा थे उस समय के कर लेने लगे जनता से, तो क्या होगा, राज्यों की संपत्ति में वृद्धि हुई। तो जो राज्य थे उनकी संपत्ति में वृद्धि होने लगे उससे, करों के माध्यम से। इस समय वेश्यावृत्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यानी कि इस समय वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में आ गई। ठीक है, उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति में गिरावट है, स्थिति बिगड़ने लगी महिलाओं की, जिससे बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई और इस कारण जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे, मानने वाले लोग थे, इनकी संख्या में भी वृद्धि होने लगी। अब बात करते हैं कि महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद है, इसमें कंबोज, अस्मक, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वज्जी, गंधार, अंग, काशी, कौशल, मगध, ये सारे हमारे 16 जनपद हैं। और ये जनपद कहाँ है? भारत में थे। तो भारत में से कंबोज हुआ, गंधार हुआ, चेदी हो गया, अस्मक हो गया, वत्स हो गया, कुरु हो गया, ठीक है,
जो है वज्जी हो गया है, ये अंग हो गया, मगध हो गया, लिच्छवी, कसारी, ये सारी जो है क्या 16 जनपद जो हमारे भारत के मैप में दर्शाए गए हैं। तो ये वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 16 महाजनपद की। इनमें 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे, जिनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौशल, अवंती एवं पांचाल की दो दो राजधानियां थी। तो अगर पूछा जाए कि महाजनपद काल में या 600 से 400 ईसा पूर्व के काल में किन दो राज्यों की जो थी या जनपदों की, महाजनपद की दो दो राजधानी थी, तो कौशल, अवंती और पांचाल, इनकी दो दो राजधानी थी। अब महाजनपद राजधानी और उनकी जानकारी थोड़ी सी देते हैं। कंबोज हुआ, इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। यह अफगानिस्तान तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में फैला हुआ था। असमक, इनके पौतना या पैठम, यह महाराष्ट्र के आधुनिक पैठण शहर के नजदीक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी के किनारे जो है कौन सा जनपद बसा था, तो असमक था। ठीक है, आधुनिक पैठण शहर में था, ये महाराष्ट्र के। वत्स है कौशाम्बी, यह इलाहाबाद में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। अवंती, उज्जैनी उत्तरी या महिष्मती दक्षिणी। अवंती का राजा चंद्र प्रघोत एक प्रसिद्ध राजा था। वत्स महाजनपद के राजा उज्जैन से भी उससे संबंध थे। उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक, पश्चिमी व मध्य या मालवा तक ये फैला हुआ था। सूरसेन मथुरा में, यह ऊंची नीची सड़कें अत्यधिक धूल मिलती है तथा यक्ष की मूर्ति भी यहां से मिली है। यह यादव कबीले वंश से संबंधित था। कृष्ण भी इस कबीले से संबंधित थे, जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी इसी कबीले से संबंधित थे। सूरसेन मथुरा से मेरी राजधानी थी। चेदी या सुक्तिमती, यह बुंदेलखंड के पूर्वी भाग से सटे हुए इलाके में स्थित था। मल, कुशीनाराय, पावा, यह राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। कुशीनाराय की पहचान गोरखपुर जिले के कांस्य तथा पटना जिले के पावपुरी में के रूप में मानी जाती है। कुरु, हस्तिनापुर, यह दिल्ली मेरठ क्षेत्र में स्थित था। राजधानी जनजातीय राजनीति थी। पांचाल, अहिच्छत्र, उत्तरी कांपिल्य यानी दक्षिण, ये इसकी राजधानी थी। यह आधुनिक फरुखाबाद जिले पांचाल कंपिल्य के कांपिल्य का हिस्सा था। मत्स्य, विराटनगर, इसकी राजधानी थी विराटनगर। यह वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र से संबंधित है। पांडवों को छिपने का स्थान विराटनगर था। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो कहाँ शरण ली थी, विराटनगर में ली थी। वज्जी या वर्जी, इसकी राजधानी वैशाली। ये गंगा के उत्तर से लेकर नेपाल के पहाड़ों तक फैला था। ये 8 कबीले अष्टकुल का एक संघ था, जिसमें विदेही, लिच्छवी, चंद्रिका तथा वज्जी सबसे महत्वपूर्ण थे। महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय में यह एक गैर राजतंत्रात्मक राज्य था। गंधार, तक्षशिला या पुष्कलावती, यह काबुल घाटी तक फैला हुआ था। गंधार नरेश, पुष्कर, सारिन, मगध नरेश बिंबिसार के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया करता था। यह बुद्ध से मिलने पैदल ही चला गया था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार गंधार फारस की हखामनी साम्राज्य में 20 प्रांत था। अंग, इसकी राजधानी चंपा, यह वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में स्थित था। इसे अपने खजाने तथा वज्जी के लिए जाना जाता था। काशी, इसकी राजधानी है बनारस। आरंभ में यह सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली तथा इनमें विद्रोह में राजतंत्र की समाप्ति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बुद्ध के समय में वस्त्र निर्माण का अग्रणी केंद्र था। यानी कि पूछा जाए कि बुद्ध के समय में वस्त्र निर्माण का सबसे अग्रणी केंद्र क्या रहा, तो यानी कि काशी रहा। इसकी राजधानी थी बनारस। ऐसा माना कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं का बाहरी आवरण या पहनावा कषाय भूरे नारंगी रंग का उत्पादन यही होता था। कौशल, श्रावस्ती, इसकी राजधानी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद में 3 महत्वपूर्ण शहर थे, जिसमें सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या, इसमें लगता हुआ साकेत, उत्तर प्रदेश में गोंडा और बहराइच जिले की सीमाओं पर स्थित श्रावस्ती आधुनिक सहित महित शामिल है। मगध, राजगृह, गिरिव्रज, आधुनिक बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले। यह उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। यह वर्ण व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया जाता था। यहाँ वर्ण व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया जाता था, जिसके कारण सभी ब्राह्मणवादी ग्रंथों में मगध के लिए
अपमानजनक या अप्रतिष्ठाकारी बातें कही गई हैं, जबकि इस जगह गया पर बुद्ध को हुई आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण बौद्ध ग्रंथों में इसे उच्च दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण आयाम। पहले है अर्थव्यवस्था। तो अधिकांश शहर बस्तियां व्यापारी एवं शिल्पियों पर बसाई गई थी। यहाँ 60 गिल्ड में संगठित थे, यहाँ 60 गिल्ड में संगठित थे। व्यापार एवं वाणिज्य वंशानुगत था। इस समय के अधिकांश शहर नदियों के तट पर या व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित थे। निष्क एवं सतनाम नामक मुद्राओं द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोहे उपकरणों के कारण कृषि करना आसान हो गया था। जौ, कपास, दाल एवं गन्ना के साथ धान की कृषि भी होती थी। नेक्स्ट है कुल कृषि उत्पादन के 1/6 भाग को शाही एजेंटे के लिए कर के रूप में दिया जाता था और मध्यस्थ जिम्मेदार नहीं थे। अमीर किसानों को गृहपति कहा जाता है, यानी कि जो अमीर किसान थे उनको क्या बोला जाता? गृहपति। व्यापारी की गलियों को वेश्या कहा जाता था। जो व्यापारी की गलियां थी उनको क्या था? वेश्या कहा जाता था। बलि साधक केरल किसानों एवं वैश्यों से अनिवार्य कर की वसूली करते थे, जिसे बलि कहा जाता है। यानी बलि का संबंध किससे था? कर से था। और ये कर किससे लिया था? किसानों से और वैश्यों से। समाज कैसा था इस समय का? तो लोग 3 प्रकार के गांवों में रहते थे। अगर पूछा जाए कि महाजनपद काल का जो समाज था वो कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। पहले प्रकार के ऐसे गांव शामिल थे जिनमें विभिन्न जाति एवं समुदाय के लोग एक साथ रहते थे तथा जिसके प्रमुख को भोजक कहा जाता था। दूसरे प्रकार के उपशहरी क्षेत्र शामिल थे जिसमें शिल्पियों का आधिपत्य था और यह शहर एवं गांव के बीच की कड़ी थी। तीसरे प्रकार के ऐसे गांव शामिल थे जिनका ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा संपर्क नहीं था और उनमें शिकारी लोग रहते थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर तुलनात्मक रूप से निम्न था। इस समय लेखन व्यवस्था शुरू हुई, यानी कि अगर पूछे जाए तो लेखन व्यवस्था के समय महाजनपद काल में शुरू हुई और व्यापार, कर एवं सैन्य बलों पर किताबें लिखी गई थी। तो किस किस पर लिखी गई थी? व्यापार पर, कर पर और सैन्य बलों पर जो किताबें लिखी गई। वर्ण व्यवस्था से नीचे के लोग विभिन्न प्रकार की असमताओं का सामना करते थे। शाही एजेंट द्वारा गंभीर दंड दिए जाते थे। जो शाही एजेंट द्वारा कोई लोग गलती कर देते थे तो दंड के भागी होते थे, वो शाही एजेंट देते थे ना गंभीर दंड। प्रशासन एवं सेना कैसी थी? जातक यानी कि बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां में महान धार्मिक नेताओं को भूमि अनुदान देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। राजा प्राथमिक रूप से युद्ध के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते थे। राजा अपने सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे अन्य पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता, जिसे महामात्र कहते थे। राजा को क्या कहा? महामात्र कहा गया है इस काल में। यह मंत्री, सेनानायक, न्यायाधीश एवं राजकोष के प्रमुख की भूमिका निभाता था। इसी प्रकार के कार्य को करने वाले अन्य अधिकारियों को आयुक्त कहा जाता था। नेक्स्ट है गांव का प्रशासन गांव के प्रमुख के अंतर्गत संचालित होता था, जिसे ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिका कहा जाता था। इस समय स्थायी एवं बड़ी सेनाएं होती थी। अब है गणतंत्रीय शासन प्रणाली। गण राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या को संस्थागार कहते हैं, यानी कि संस्थागार किससे? गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या से संबंधित है। इनमें सदस्यों के बैठने का प्रबंध आसन पन्नपक नामक अधिकारी करता था। मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहपक यानी कि सलाका ग्राहपक कहा जाता था। अष्टकुल नामक संस्था शासन कार्यों में सलाह देती थी। मगध साम्राज्य का गठन। वही अब मगध साम्राज्य गठन कैसा हुआ इस पर बात करते हैं कि काशी, कौशल, मगध एवं वज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काफी महत्वपूर्ण राज्य थे। 6ठी ईसा पूर्व के काफी महत्वपूर्ण राज्य थे कौन कौन? काशी, कौशल, मगध एवं वज्जी। यह राज्य अधिकार प्राप्ति के लिए सैकड़ों वर्षों तक लड़ते रहे। मगध विजयी राज्य के रूप में उभरा और यह उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। मगध के उदय के कारण, क्या कारण रहे कि मगध का उदय हुआ? सामरिक क्षेत्र, राजगीर एवं पाटलिपुत्र, संसाधनों की प्रचुरता, लोहो, गंगा के मैदान की जरूर, मृदा का होना, एक कारण यह माना गया है। युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना, दूसरा कारण। मगध के समाज का विकास दृष्टिकोण, तीसरा कारण।
बिंबिसार एवं अजातशत्रु जैसे सक्षम, दक्ष और महत्वाकांक्षी शासकों का होना, इस कारण से मगध के राज्य का उदय हुआ। अब आता है हर्यक वंश। तो बिंबिसार 542 से 493 ईसा पूर्व, बिंबिसार का कार्यकाल माना गया है ये। बिंबिसार मगध का प्रथम प्रमुख शासक था। जो बिंबिसार था मगध राज्य का पहला शासक था जो बना था। इनके अगर पूछा जाए कि हर्यक वंश में मगध का सबसे पहला राजा बिंबिसार था, या ये कह सकते हैं कि हर्यक वंश का सबसे पहला राजा बिंबिसार था। ये भी कहा जा सकता है कि बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। तो कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यद्यपि बिंबिसार बौद्ध धर्म का संरक्षक था, फिर भी बौद्ध स्रोतों में इसकी वंशावलियों का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये भी कहा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण था, लेकिन इसका उल्लेख यहाँ किस में नहीं मिलता, तो यहाँ की वंशावली में नहीं मिलता। दूसरा कि बौद्ध धर्म का संरक्षण करने वाला पहला राजा कौन था, तो बिंबिसार। ठीक है, यहां से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बिंबिसार की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास सेना हो, इसलिए सेना, इसकी सेना से विशाल थी, जिस कारण इसको सेना भी कहा गया। वैवाहिक संबंधों द्वारा बिंबिसार एवं कौशल और वज्जी के समकालीन शासकों के बीच मधुर संबंधों को बढ़ावा मिला। किसके साथ, वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किए जगह। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रगोद की सेवा के लिए भेजा। यानी कि अगर ये पूछा जाए बिंबिसार के राज्य का राजवैद्य का नाम क्या था, तो उसका नाम था जीवक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जीवक को बिंबिसार ने अवंती के राजा के लिए भेजा था, तो अवंती का राजा कौन था, चंद्रप्रगोड। चंद्रप्रगोड का संबंध कहां से है, अवंती से है। ठीक है, चंद्रप्रगोड को अवंती, चंद्रप्रगोड का राजा चंद्रप्रगोड अवंती का राजा है, और उसके रक्षा सेवा के लिए जो है जीवक को भेजा गया। तो किसने भेजा, बिंबिसार ने भेजा। बिंबिसार कहाँ का था, मगध का राजा था। तो कई सारे यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। बिंबिसार ने अंग देश के शासक को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिलाया। तो किसके साथ युद्ध हुआ इसका, अंग देश के साथ हुआ, और उसके शासक को पराजित कर दिया इसने और उसे अपने राज्य में मिला लिया। प्रशासनिक मशीनरी के मजबूत होने के साथ राज्य की शक्ति को बढ़ावा मिला। बौद्ध साहित्य में 80,000 ग्रामीणों का या गांव के मुखिया का उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु 492 से ईसा पूर्व से 467। अब इसके बाद बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता का अधिकार कर लिया। यानी कि जब अजातशत्रु राजा बना तो राजा वैसे नहीं बना, क्या इसने अपने पिता की हत्या करी। इसका पिता कौन था, बिंबिसार। इसने इसकी हत्या करी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसने विस्तारवाद नीति को अपनाते हुए कौशल एवं वज्जी को पराजित किया। यानी कि ये इसके अपोजिट काम कर रहा था। इसने कहा कि अगर अपने राज्य को बढ़ाना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, युद्ध करने पड़ेंगे, और इस तरह विस्तारवादी नीति अपनाई और कौशल एवं वज्जी को क्या किया, वहां के युद्ध किया और वहां के राजा को पराजित करके उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार एवं अजातशत्रु दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे। यानी कि इन्होंने बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने किसको समकालीन माना गया, बुद्ध के समकालीन माना गया है। उज्जैन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अब इसके बाद उज्जैन। श्रीलंका के बौद्ध साहित्य के महावंशम के अनुसार अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र यानी कि उज्जैन ने अजातशत्रु के बाद लगभग 16 वर्षों तक शासन किया। जो अजातशत्रु था यानी कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु के बाद आया उज्जैन, यानी कि उदयभद्र इसका नाम था, लेकिन इसे उज्जैन भी कहा जाता है। इन्होंने 16 वर्षों तक शासन किया। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाकर किला बनवाया। तो राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब यहां से पाटलिपुत्र हो गई इसकी राजधानी मगध की। हर्यक वंश का अंतिम राजा उज्जैन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव रखी। यानी कि जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था वो नागदशक था। इसको क्या किया, उसके अमात्य शिशुनाग ने क्या किया, इसको इसके पद से हटा दिया और गद्दी पर बैठकर किसके, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपने शासनकाल के दौरान अवंती तथा अन्य जनपदों को जीतकर उसे मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को अपने राजधानी बनाया। इसके बाद उसके पुत्र कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नेक्स्ट है कालाशोक ने शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था।
ठीक है, यहां से क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? तो कालाशोक के काल में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। अब कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। नंदवंश, महापदनंद जो शूद्र वंश से संबंधित था ने मगध के नंदवंश की आधारशिला रखी। महापदनंद एक प्रभावी शासक था। उसने पश्चिम में व्यास नदी के लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अपने शासन का विस्तार किया। नेक्स्ट है कि पुराणों में इसे सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला एक इकराट के रूप में संदर्भित किया गया है। इकराट बोला गया है इसको क्योंकि पुराणों में इसे क्या गया? इकराट बोला गया क्योंकि है क्षत्रियों को नाश करने वाला। इसने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख, असमक, कुरु, मैथिली, सुरसेन और मैसूर के कुछ क्षेत्रों या 12वीं शताब्दी में मैसूर शिलालेख पर जीत हासिल की। इसके दरबार में कल्पक एवं सकताला नाम के जैन मंत्रियों से यह प्रदर्शित होता है कि इसका रुझान जैनों के प्रति था। महापद्मनंद मगध साम्राज्य का एक महान शासक था तथा धनानंद का इसका अंतिम शासक था। यानी कि अगर नंद वंश का बात करें, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। आगे चलकर नंदवंश के शासक लोगों के बीच एरोप्रिया होते गए। इसके कारण बाद में नंदवंश के पतन के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अब इसमें आप बात करते हैं कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण कैसे हुए। तो भारत पर ईरानी आक्रमण की बात करते हैं कि ईरानियों ने कैसे आक्रमण किया। साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की और उसने मगध में बिंबिसार के शासनकाल के दौरान सिंधु नदी के पश्चिम में भारत के क्षेत्र पर विजय हासिल की। आगे चलकर यह गंधार एवं कंबोज पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। नेक्स्ट है, इसके पोते डेरियस प्रथम ने पंजाब एवं सिंध पर विजय हासिल की। इसके परिणाम स्वरूप भारत एवं ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत पर इसकी भाषा, साहित्य और कला के प्रभाव में वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि घंटे के आकार के गुम्बद जैसे अशोक कालीन स्मारक एवं भारत में क्रोस्टे लिपि का आगमन इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। अंतिम हखामनी शासक डेरियस तृतीय को पराजित करने के बाद हिंदू कुश को पार करते हुए सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया, जो 327 ईसा पूर्व में हखामनी का प्रांत था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। नेक्स्ट है कि हाइडेस्पिजिया झेलम का युद्ध। झेलम एवं रावी नदी के बीच शासन करने वाले पोरस को पराजित कर सिकंदर ने इस पर अधिकार स्थापित किया। इनकी पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ वो झेलम एवं रावी नदी के किनारे हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब बात करते हैं कि सिकंदर ने पोरस की महानता से प्रसन्न होकर उसे पुनः सत्ता सौंप दी। सिकंदर ने पोरस की, जब पोरस की महानता को देखते उसने उसे उसका राजपाट वापस लौटा दिया था। व्यास नदी के पूर्व की ओर बढ़ने पर सिकंदर की फौज ने उसका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि पूर्व में शासन करने वाले नंद वंश की सेना बहुत विशाल थी, जिससे सिकंदर की सेना घबरा गई। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ ग्रीक बस्तियों को बसाने के बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। तो बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई? सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, इसके प्रभाव क्या कर रहे हैं। और प्रभाव की बात करते कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। सिकंदर के समय में के इतिहासकारों के वर्णन से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत में बैक्टीरियन एवं पार्थियन राज्यों की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, भारत में गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। नेक्स्ट है, सिकंदर द्वारा नए स्थल एवं जलमार्ग की खोज हुई। नेक्स्ट है, सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया। तो ये 4 प्रशासनिक इकाई जो अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त, इनके लिए अलग अलग अधिकारी भी नियुक्त किए गए। तो ये 4 कौन सी थी? पहली थी सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग, फिलिप इसका उत्तराधिकारी था फिलिप। दूसरा था सिंधु का निचला भाग, पिथौन इसका उत्तराधिकारी था। तीसरा है सिंधु व झेलम का भाग, आम्भी, और झेलम व ब्यास नदी का भाग, ये पोरस को दिया इसने। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।